दवा लग जाता नहीं लग जाता? क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? ये दवा लिखी, अरे तो यहां मिलेगी नहीं। क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? ये जांच लिखी, अरे ये तो यहाँ नहीं होती, फला पैथोलॉजी में होती है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन लिखा है, हाँ वो फला अस्पताल अच्छा है, चलो उठा के ले गए, मुर्गा काट दिया, हलाल कर दिया मुर्गा। अब जो गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में अपने पत्नी का इलाज कराने जाता है, डिलीवरी के लिए जाता है, उसकी सर्जरी करके 1-1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। वो बीवी का गहना बेच के, गेहूं बेच के, धान बेच के, अपने घर का सामान बेच के अस्पताल का कर्जा चुकाता है, अस्पताल का बिल चुकाता है। ये व्यवस्था मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बदलनी पड़ेगी। हम प्राइवेट स्कूलों की लूट, प्राइवेट अस्पतालों की लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दूसरा मुद्दा इनका ये, भाई सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जगह जगह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं मेरठ। आप ना तो शिक्षा दे पा रहे हो, ना इलाज दे पा रहे हो, ऊपर से उनके साथ प्राइवेट अस्पतालों की लूट अलग से चलती है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और तीसरी बात कि ये मत समझना कि इन 4 लोगों की जिम्मेदारी है। इन्होंने तो 3 दिन अनशन रख के अपने शरीर को गला दिया। आपके लिए लड़ाई लड़ी, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज इनका अनशन खत्म, आपका आंदोलन खत्म, फिर इनका उद्देश्य सफल नहीं होगा, फिर आम आदमी पार्टी का मकसद खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से जाने के बाद इस मुहिम को अपने जिले में चलाइए, अपनी विधानसभा में चलाइए, अपने ब्लॉक में चलाइए, अपने गांव में चलाइए। एक एक गांव के स्कूल आपको देखने होंगे, एक एक गांव के अंदर आपको पीएचसी सीएससी जो उनके इलाकों में चल रही है, कस्बों में चल रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अपने यहाँ अस्पताल और स्कूल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनाइए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अब जनता जाति धर्म के नाम पे नहीं, स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति चाहती है। और हमको तो वोट मिलता है इसी नाम पे। हमने पूरे दिल्ली के चुनाव में स्कूल को, अस्पताल को, बिजली को, पानी को, फ्री बस की यात्रा को, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को मुद्दा बनाया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री को मुद्दा बनाया। हमने दिल्ली के अंदर इसके नाम पे चुनाव लड़ा। एक बार 28 सीट आई, जब 49 दिन की सरकार चला दी तो 67 सीट आई। जब 5 साल पूरे हुए तो केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे साहस और हिम्मत के साथ कहा 5 साल अगर आपके लिए काम किया है तो वोट देना, कोई पर वरना वोट मत देना। 62 सीट आई, 62 सीट आई। क्या काम किया केजरीवाल जी ने 10 साल में? बीजेपी के लोग हमारी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के खजाने में जो पैसा है, क्या वो किसी के बाप का पैसा है? देश के खजाने में जो पैसा है, क्या वो किसी के बाप का पैसा है? ये जनता का पैसा है। हमने टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में दिया है, और हम अगर सुविधाएं मांगते हैं तो आपसे कोई खैरात नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। हम आपको टैक्स देते हैं माचिस खरीदने पे, साबुन खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे, डीजल खरीदने पे, सिंचाई के नाम पे, लगान के नाम पे, तमाम पैसा हम तमाम टैक्स सरकार के खाते में देते हैं। और हमको क्या मिलता है? लाठी मिलती है, महंगाई मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, 3 काला कानून आता है। दिल्ली जाना चाहो तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, आपको पर गोलियां चलाई जाती हैं, 750 किसानों को शहीद कर दिया जाता है। ऐसे कीले गाड़ी गई सड़क के ऊपर, जैसे लग रहा था कि चीन के युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली नहीं, कोई चीन की सीमा हो, ऐसे कीले गाड़ के रोका गया मेरठ के लोगों को।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां किसानों पर लाठियां चलाई गई। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उन किसान भाइयों के लिए भी लड़ाई लड़िए। उनके फसल का दाम दोगुना आज तक नहीं हुआ है, उनकी भी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। किसानों के फसल का दाम दोगुना होना चाहिए। महंगाई का सवाल इतना बड़ा सवाल, आपके लिए पैसा नहीं है। आप कहिए पेट्रोल का दाम कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। डीजल का दाम कम कर दो, मोदी जी आपको कहते थे 30 रुपए में डीजल बिकेगा, कहते पैसा नहीं है। सरकार से कह दो अग्निवीर योजना क्यों लेके आए, हमारे जवानों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। भारत की सेना को ठेके पे नहीं रखा जा सकता। 4 साल के ठेके पे भारत के जवानों को जो आप रख रहे हैं, इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। अगर अमित शाह का बेटा जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है, तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, सेना का जवान पूरे जब तक उसकी नौकरी है तब तक वो रहेगा। उससे कम पर कोई समझौता नहीं। अग्निवीर को कूड़ेदान में डालो और सेना की पुरानी बहाली करो। बताइए, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। क्यों त्यागी जी? 21 साल में रिटायर, 17 साल में जवान, अब मोदी जी 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी को 74 साल में तीसरी बार बनना है। कल मैं टीवी चैनल पे था, पत्रकार ने कहा केजरीवाल जी ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरे मैंने कहा केजरीवाल ने तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया, उसूलों और सिद्धांतों के लिए 49 दिन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जेल में तानाशाही के खिलाफ लड़े, बाहर आके फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अरे मोदी से तो कह दो एक बार अपने मुंह से बोल दे 75 साल में इस्तीफा दे दूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। 75 साल का नियम बनाया ना मोदी जी ने, 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। पहले अडवाणी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर मोहन मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर हमारे उत्तर प्रदेश के कलराज मिश्रा जी हैं, उनको रिटायर किया, फिर सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया, फिर बीसी खंडोरी जी को रिटायर किया, फिर बिहार के हुकुमदेव नारायण जी थे, उनको रिटायर किया, फिर सब शांता कुमार जी को रिटायर, पूरे देश में सबको रिटायर कर दिया। अब बीजेपी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, सबको रिटायर करके घर पे बिठा दिया। और जब पूछो कि भैया मोदी जी आप अगले साल 75 के होने वाले हैं, तो गला सूख जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। कहते ऐसा हो रहा है क्या? बोले हाँ तो हो रहा है, 75 साल तो हो रहे हो। तो बोले एक बार बोल दो रिटायर हो गए। बोले ना ना ना, हम तो नहीं बोलेंगे, हमें नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना। वो बरेली का एक सुरमा बिकता है ममीरे का, उसमें क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। तो भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं ये। क्या बोला था आपसे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देंगे, झूठ बोला। महंगाई खत्म करेंगे, झूठ बोला। डॉलर मजबूत हो जाएगा, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे, झूठ बोला। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी कर दिया। झूठा पार्टी, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी है। तो हमारे सोमेंद्र भाई का, अंकुश भाई का साथ दीजिए, हमारे दोनों साथियों का, अमजद भाई का, चरणप्रीत भाई का अभिनंदन कीजिए और इस संघर्ष को यहाँ मत रोकिएगा मेरे साथियों और दोस्तों। इस संघर्ष को और आगे बढ़ाइए। हम लोग पूरे यूपी के लिए प्लान बनाए। देखिए, आपके सामने यहाँ पे एडीएम सिटी और सीएमओ आए थे। मैंने उनसे कहा है कि आप यहाँ अस्पतालों की लूट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट को रोकिए। इसमें गरीब आदमी का शोषण हो रहा है और अगर इस पे वो मानते नहीं, काम नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, तो हमारे लिए आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। हम फिर और इस आंदोलन को फिर से दोबारा और बड़ा व्यापक बनाएंगे। इसके अलावा हमने ये तय किया है कि हर ज़िले के अंदर हम लोग जो गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं,
कस्बों में जो तहसीलों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, इसको आम आदमी पार्टी की टीम निरीक्षण करेगी। जो गांवों के स्कूल हैं उसका निरीक्षण करेंगे। शहरों में जो कुछ स्कूल बने हैं नगर निगम या नगर पालिका के या सरकारी स्कूल जो है उनका भी हम निरीक्षण करेंगे। हमने इसके लिए 2022 के पहले मुहिम चलाई भी थी, तो बीच में वो थोड़ा शिथिल पड़ गई, लेकिन अब इसको हम लोग फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे स्कूल और अस्पताल को, क्योंकि हमारा मानना है कि असली राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति यही है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और हमारे लोगों को अच्छा इलाज मिले, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, तो और किसान को उनके फसल का दाम, ये दो तीन मुद्दे पकड़ के हम लोग लड़ेंगे। अच्छा आप बताइए, पीडीसी का चुनाव हुआ, प्रधानी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, लोकल बॉडी का, तो आप बताइए सारे चुनाव में धांधली हुई, सारे एमएलसी इनके निर्दलीय बन गए। तो अगर अभी देखें ना, दिल्ली देश की राजधानी में हमारे पार्षदों का अपहरण कर करके उनको ज्वाइन करा लिया। तो जब आप खुलेआम ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं पूरे देश में, धांधली के दम पे आप सत्ता में रहना चाहते हैं, धांधली का धंधा बंद होगा और लोकतंत्र की जीत होगी। वो हमारे साथी, आज मुझे हरियाणा भी जाना है चुनाव प्रचार के कारण, हमारे साथी जब भी बोलेंगे हम उनके कार्यक्रमों में जाएंगे जरूर। एक बात आप शायद छोड़ रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो ये चंदा दो धंधा लो वाला जो कार्यक्रम है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, अवैध है, गलत है। और उसके बाद जो रिसर्च निकला है सामने, जो जानकारी आई है कि 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके पूरे देश में उन कंपनियों को दिया गया जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का खुला मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। ये पीछे दरवाजे से रिश्वत ली गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में गठबंधन हो गया है चंद्रशेखर और ओवैसी का, क्या आपको लगता है ये भी चुनौती खड़ी करेंगे हरियाणा में आपको? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की अभी जो भूमिका है, जिसको हम देख रहे हैं ज़मीन पे, वो यही है कि जो सरकार बनेगी उसकी सत्ता की चाबी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। और वहाँ भी हम 5 गारंटियों की बात कर रहे हैं, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, 1,000 रुपये प्रतिमाह माताओं बहनों को, और बेरोजगारों को रोजगार, ऐसे मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। यूपी के 4 टुकड़े होने चाहिए? हम तो पहले से इस बात के समर्थक रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाया जाए, बुंदेलखंड बनाया जाए, अवध का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है। बीजेपी के नेता कहते हैं मैं कि इस मांग का पाकिस्तान बन जाएगा। मैं इस मांग का हमेशा समर्थन। अरे भाजपाई दिमाग से, उनका दिमागी रूप से विकलांग हो चुके हैं, उनकी बातें मत किया कीजिए। देश की, अरे उनके नेता तो खुद जाके बांग्लादेश में बोल के आए कि मैं बांग्लादेश का सेनानी हूँ, योद्धा हूँ, मैंने बांग्लादेश आज़ाद कराया है। मोदी जी ने बोला नहीं बोला? संजय सिंह को तो नहीं बुलाया था बांग्लादेश वालों ने, वो तो मोदी जी गए थे वहाँ पे कहने के लिए। तो ये फर्जी बातें करते हैं, इनकी बातों को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमको ध्यान देना अपने बच्चों के भविष्य पे और उत्तर प्रदेश की तरक्की पे। और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में इससे मदद मिलती है अगर छोटे प्रांत होते हैं। गुलाबो देवी का ये कहना कि बैंड बाजे वाले जो नाम है वो नाम क्यों नहीं लिखते, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट में भी इस विषय में बोला, नेम प्लेट लगवाना है तो अडानी के गले में लगाओ कि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसने लिया है, देश के साथ देश की बैंकों को लूटा है। लगाना है तो नीरव मोदी पे लगाओ, ललित मोदी पे लगाओ, पूरा देश ये जाने कि उनके बैंकों से हजारों करोड़, लाखों करोड़ की लूट इन लोगों ने की है, चंद पूंजीपतियों ने मोदी के साथ मिलके। गरीब आदमी को परेशान करने के लिए क्या फ़ायदा है इसका? आप सोच रहे हो खाली हिंदू मुसलमान होगा इससे? कोई दलित भी अपना बोर्ड लगा लेगा ना, तो भाजपाई जिस मानसिकता के हैं उसके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। मैं सामाजिक व्यवस्था को हजारों वर्ष की जो है उसको बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया हूँ, जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।